So today we will start our new chapter, that is chemical reactions and equations. ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, राइट? सो इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है क्या कि इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस, दैट इज़ केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड सम ऑफ द कॉमन केमिकल रिएक्शंस जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो है होती हैं, ठीक है, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे. एंड द इक्वेशन मीन्स उन्हें हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, राइट? सो द चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो व्हाट आर द केमिकल चेंजेस एंड व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस, वी हैव टू नो, ठीक है. सो फिजिकल चेंजेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं. वन इज़ द फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज़ द केमिकल चेंज, and they have been classified on the basis of their properties, right? One is the chemical change and another one is physical change. So कौन से चेंजेस को, किस टाइप के चेंजेस को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज और किस टाइप के चेंजेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंज. सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की. फिज़िकल चेंज क्या होते हैं? सिर्फ स्टेट के अंदर चेंज आए. स्टेट मीन्स हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स अवेलेबल हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो अगर मैटर की सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, is called as a physical change. So physical changes जो हैं temporary change होते हैं. Temporary change in the sense वो कुछ टाइम के लिए, अगर जो कंडीशंस हमने उनके ऊपर लगा रखी हैं, जो टेम्परेचर प्रेशर हमने अप्लाई कर रखा है, अगर वो टेम्परेचर प्रेशर हटा दिया जाए, ठीक है, तो वो अपनी इनिशियल स्टेट में जो है आ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर. वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड बेसिक स्टेट ऑफ मैटर, राइट? सो वाटर जो है 3 स्टेट से मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. यहाँ पे S का मतलब होता है सॉलिड, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड एंड G स्टैंड्स फॉर गैसियस स्टेट, राइट? सो वाटर जो है 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, दैट इज़ आइस, इट इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. देन इट कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, दैट इज़ वाटर itself, by applying some of the temperature to it, that is the liquid state, and then it can be further heated to change its state to the vaporization state, vapor state, that is gaseous state, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली तुमने पानी जो देखा है वो लिक्विड स्टेट में ही मिलता है एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे. नॉर्मल कंडीशंस में जो है वाटर की स्टेट में ही रहता है, दैट इज़ लिक्विड स्टेट में रहता है. अगर हम इसको फ्रीज़ में रख दें, इसकी फ्रीजिंग कर दें, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दें, दैट इज़ अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आइस के अंदर कन्वर्ट होता है. और इसको हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये वेपराइज हो जाता है टू इट्स गैसियस स्टेट. लेकिन इसकी जो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल कंडीशन पे, वो क्या है, लिक्विड स्टेट है. सो टेम्परेरी चेंज का मतलब यही है. अगर हम देखो आइस को बाहर निकाल देते हैं, ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद अगर वेपर्स को अगर हम देखें, कुछ टाइम के बाद जो वेपर्स हैं वो वापस से लिक्विड स्टेट में, दैट इज़ वाटर में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं. सो जो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, व्हेन इट चेंजेस, इट कैन बी रिवर्ट बैक ऑटोमेटिकली टू इट्स नॉर्मल स्टेट, जिसके अंदर ये नेचुरली मिलता है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो क्या हैं, टेम्पररी चेंजेस हैं. अगर हमारे पास जो हमने कंडीशंस अप्लाई कर रखी, दैट इज़ यहाँ पे आइस या वेपर्स के केस में क्या थी, हमने हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जो है अप्लाई किया था. तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे हम वो हमारा सब्सटेंस आ जाता है तो वो क्या है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में. सो जो टेम्पररी चेंज क्या है कि जो हमारा मैटर है वो नॉर्मल कंडीशंस पे जिस स्टेट में होता है वो वापस उसी स्टेट में आने की कोशिश करता है, अगर हम जो कंडीशंस हमने अप्लाई कर रखी हैं वो हटा देते हैं.
सो फिज़िकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस। फिज़िकल चेंज वो चेंज होगा जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। यहाँ पे वाटर जो था आइस में भी क्या है, H2O। मॉलिक्यूल फार्मूला क्या है इसका, H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे कंबाइन। वाटर के अंदर भी क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स हैं, और वेपराइजेशन स्टेट में भी जो वाटर है वो H2O में ही, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है H2O ही है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, फिज़िकल स्टेट जो है वो चेंज होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी सिर्फ अपीयरेंस चेंज होगी। सो सच टाइप ऑफ चेंजेस इन विच द ओनली अपीयरेंस चेंजेस, नो केमिकल चेंज, नो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस ऑफ ए सब्सटेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो उस टाइप के चेंजेस को हम बोलेंगे फिज़िकल चेंज। तो कोई भी चेंज तुम्हें गिवन है तो तुम्हें खुद से 2 क्वेश्चन पूछने हैं, क्या वो चेंज टेम्पररी है, और क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है इस चेंज के अंदर, येस और नो, एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर दैट वेदर द चेंज इज़ फिजिकल और केमिकल, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल चेंजेस। व्हाट आर द केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस जो हैं उनके अंदर डेफिनेटली क्या है, एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। दैट इज़ जो है हमारे केमिकल चेंज है, परमानेंट चेंजेस होते हैं। परमानेंट चेंजेस इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ठीक है, राइट। इट इज़ अ केमिकल चेंज। वाई? जो मिल्क है उसकी अपीयरेंस तो डिफरेंट है ही, लेकिन अपीयरेंस डिफरेंट तो फिज़िकल चेंजेस में भी होती है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज है। दैट इज़ टेस्ट जो है इसका, अगर वो तुम देखो, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, बट दिस मच, दैट इज़ कर्ड जो है, इट इज़ सोर, right? So it is a chemical change and also permanent change. When milk has to be converted into curd, curd can't be revert back to milk, right? So जो कर्ड है, अगर हमने जो कंडीशंस अप्लाई की थी उनको हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते। जो कर्ड जो है, दही जो बन गई सो बन गई, it can't be converted into milk, hence it is a permanent change. And usually, not all the times, I am saying usually. So फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में जो है, हम ये बोल देते हैं नॉर्मली कि जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ये तो कम्प्लीटली ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हर टाइम पे नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं। वो बात अलग है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके अंदर करने पड़ेंगे, लेकिन सम ऑफ द केमिकल चेंजेस कैन बी रिवर्ट बैक। सो इसकी डेफिनेशन में हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। सो इसीलिए मैंने कहा यूजुअली, आम तौर पर जो केमिकल चेंजेस हैं दे आर इरिवर्सिबल, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू से दैट वेदर अ केमिकल चेंज इज़ हैपनिंग, तो हमें 2 चीज़ें पूछनी है अपने आप से, क्या वो चेंज परमानेंट है, या फिर क्या उस चेंज के अंदर जो कोई सब्सटेंस हमारा बन रहा है, क्या वो कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। इफ़ द आंसर इज़ येस, देन द चेंज इज़ केमिकल चेंज, राइट। सो हेयर आर द केमिकल चेंजेस एंड द फिज़िकल चेंजेस। और जो जिन चेंजेस, जो रिएक्शंस, जिन चेंजेस के अंदर केमिकल चेंज हो रहा है, उन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। If the chemical change is happening, that change is known as the chemical reaction is going on, right? So what are the chemical reactions and how to write them in the form of equation, and why we write them in the form of equation? Why don't we let them in the same state? हम उन्हें वर्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, लिखे रहने देते, क्यों हम उनको केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में जो है लिखते हैं, राइट? So let's see what are the chemical reactions and their equations
and how to write them and why we use to write them like that. So what are the chemical reactions? Chemical reaction represents the change of species into new species. मतलब क्या है, कोई जो स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ मान लिया ए जो सब्सटेंस है वो बी सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक नया सब्सटेंस अगर बन रहा है, न्यू स्पीशीज़ इज़ फॉर्म्ड, दैट टाइप ऑफ चेंज दैट इज़ नॉन एज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन का काम क्या है, जो है केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। सो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ ए स्पीसीज इनटू न्यू स्पीसीज। ठीक है, कोई जो स्पीशीज़ थी रिएक्ट कर रही थी वो अगर न्यू स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई, कोई नया सब्सटेंस अगर बन रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ टू राइट द केमिकल रिएक्शंस। सो जो स्पीशीज़ रिएक्ट कर रही थी, जो स्पीशीज़ रिएक्ट कर रही थी या फिर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी या फिर जो स्पीशीज़ जो हैं चेंज हुई हैं, द रिएक्टिंग स्पीशीज़ बोल लो, ठीक है, या फिर बोलो कि जो स्पीशीज़ चेंज हुई हैं इनटू द न्यू स्पीशीज़, न्यू सब्सटेंस, आर नोन एज रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टिंग स्पीशीज़ को हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट्स। रिएक्टिंग स्पीशीज़ मतलब जो सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ है नए सब्सटेंस के अंदर, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। वो एक सब्सटेंस भी हो सकता है और मल्टीपल सब्सटेंसेस कंबाइन भी हो सकते हैं। और जो नया सब्सटेंस बन रहा है, नई स्पीशीज़ बन रही है, उस स्पीशीज़ को या उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो नई सब्सटेंस बन को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट्स, राइट। सो द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, दोज सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, वन इज़ रिएक्टेंट एंड अनदर वन इज़ प्रोडक्ट। और उनके बीच में देखो यहाँ पे मैंने एक एरो लगाया है। सो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं। ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन वी यूज टू एज रिएक्टेंट्स और राइट साइड ऑफ द एरो वी यूज टू राइट द प्रोडक्ट्स। ठीक है। और बीच में हम उसको सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग एन एरो। करेक्ट है। सो अब ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस जो हैं दो टाइप से हम लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिटन इन टू मेथड्स। वन इज़ वर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं एंड अनदर वन इज़ सिंबॉलिक फॉर्म, या फिर सिंबॉलिक इक्वेशंस की फॉर्म में हम इन्हें लिख सकते हैं, राइट। सो वर्ड फॉर्म ऑफ द रिएक्शन कैसे होगी, जैसे कि एग्जांपल लो, हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया। ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, कि मेटल है। मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने क्या किया, बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एयर के प्रेजेंस में बर्न किया है, तो हवा में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। तो कोई भी चीज़ जो जलती है वो किसकी हेल्प से जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से। सो कोई भी मैग्नीशियम रिबन लिया हमने, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एयर की प्रेजेंस में क्या किया, बर्न किया है। ठीक है। और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, एक वाइट पाउडर मिला जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सो इसको हम सिंपली अगर लैंग्वेज में लिखते हैं क्या लिखते हैं, वी हैव बर्नड द मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो तो हो जाती हमारी एक स्टेटमेंट। और जैसे कि हमने इसको लिखा है, मैग्नीशियम कंबाइंस विद, दैट इज़ कंबाइन का मतलब यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। सो मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव, एरो मतलब टू गिव आवर प्रोडक्ट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं, वन इज़ मैग्नीशियम
and second one is oxygen. So here the reactants are, कितने reactants हैं? 2 reactants हैं. So जो left side में है arrow के, all the substances which have been written in the left side of the arrow are the reactants. So reactant are to be used in the left side of the arrow. ठीक है. राइट साइड में हमें क्या मिला है? प्रोडक्ट, मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ है बाय रिएक्टिंग द सब्सटेंसेस इज नोन एज प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट जो राइट साइड में जो कुछ भी लिख रखा हो, यहाँ पे तो चलो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है. प्रोडक्ट बहुत सारे भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं. तो राइट साइड में जो कुछ भी लिख रखा होगा एरो के राइट साइड में, वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स. क्लियर है? सो जो हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखी है ये केमिकल रिएक्शंस, सो दिस इज़ द वर्ड फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. अब बात करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. सो हमें पता है कि एलिमेंट्स की सिंबॉलिक फॉर्म होती है. जैसे मैग्नीशियम है, उसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी? Mg. मैग्नीशियम की सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है? मैग्नीशियम की Mg. ऑक्सीजन की सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है? O2. और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइटिंग, जो हमने 9th क्लास में सीखा था. क्या होता है? मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? Mg2 पॉजिटिव. कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट. चार्ज इज 2 पॉजिटिव, राइट. ऑक्सीजन की बात करें, चार्ज कितना होता है? MO2 नेगेटिव. इनके चार्ज की हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मतलब क्या है? ये जो 2 था यहाँ पे लिखा होता ऊपर, ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन के आगे, दैट इज़ O2 हो जाएगा. और ये 2 नेगेटिव जो चार्ज था ये आ जाएगा मैग्नीशियम के आगे, सही हो जाएगा Mg2. ठीक है. दोनों हमें चाहिए मिनिमम रेशो में चाहिए ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो दोनों 1:1 रेशो में है, राइट. 1:1 कैसे? 2:2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:1. सिंपल मैथमेटिक्स. ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? MgO. सो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, राइट. सो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव MgO, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये हमारी क्या हो गई? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ए केमिकल सिंबॉलिक इक्वेशन. ठीक है. सो हम केमिकल रिएक्शन को 2 तरीके से लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन या फिर सिंबॉलिक इक्वेशन. ठीक है. सो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे क्लियर हो कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और वर्ड फॉर्म में कैसे. हमें एक कंडीशन दे रखी है कि वी हैव बर्नड कोयल, दैट इज़ कोयला हमने जलाया है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ एयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ रिलीज्ड या फिर फॉर्म्ड. राइट द केमिकल इक्वेशन. सो यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या हैं? रिएक्टेंट्स क्या हैं? कौन सब्सटेंसेस जो हैं, कोयला हमने जलाया है तो कोयले का ही जो क्या है कन्वर्जन होगा इन डिफरेंट स्टेट. और किसके साथ जलाया है हमने? ऑक्सीजन के साथ जलाया है. ठीक है. सो कोयला दैट इज़ कोल एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स. एंड व्हाट इज़ फॉर्म्ड? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, प्लस हमें हीट ऑल्सो रिलीज है ना. कोयले को जब जलाते हैं हीट भी तो रिलीज़ होती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो हम उसको जलाते ही क्यों, राइट. सो यहाँ पे कोयला क्या है? इट इज़ कार्बन कंपाउंड, सो दैट इज़ इट इज़ प्योर कार्बन. दैट इज़ कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? कार्बन की C. एंड ऑक्सीजन की सिंबॉलिक फॉर्म O2. तो ये तो हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. सो इट इज़ द वर्ड इक्वेशन. सो ये क्या है हमारी? वर्ड इक्वेशन. ठीक है. और ये हम क्या लिख रहे हैं? सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? सिंबॉलिक इक्वेशन. ठीक है. सो कार्बन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है? C. एंड ऑक्सीजन की सिंबॉलिक फॉर्म O2. और
लेफ्ट साइड ऑफ द एरो आर द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं। और राइट साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम हीट। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। सो जो प्रोसेस ऊपर हुई थी, नॉर्मली हमने कोयले को जलाया था एयर की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट रिलीज़ हुई थी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम आसान शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसको और छोटा करना हो और शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं। तो इस सिंबॉलिक फॉर्म को लिखने के दो फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। बेसिकली अगर तुम और ऑल देखो तो यहाँ पे हमें कम लिखना पड़ा, तो बेसिकली जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो हमारी बहुत ज़्यादा लिखने की मेहनत बच गई, हमने इतना सारा लिखा ऊपर, और यहाँ पे हमने C+O2 गिव्स CO2 एंड हीट, कम लिखना पड़ा। सो इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। और बेसिकली इसको हमें देखते ही पता चल रहा है कि क्या रिएक्ट कर रहा है और क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इट इज़ ईज़ी टू एनालाइज। सो हम केमिकल रिएक्शन को देखते ही जो है हमारी प्रोसेस को एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है कि उसको हम एनालाइज जो है आसानी से कर सकते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या फिर रिएक्टेंट्स हैं वो कौन कौन हैं और कितने रेशो में हमें जो वो मिल रहे हैं, राइट। सो बेसिकली अगर हम अब तक जो हमने सीखा उससे पता चल रहा है कि जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म है दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म एंड इट इज़ ईजीली एनालाइजेबल, दैट इज़ इट इज़ ईजी टू एनालाइज, राइट। फिर दो टर्म्स आती हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलो या फिर बोल दो क्या, इक्वेशन, ठीक है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या मतलब है, 1 सेकेंड। देखो कोई भी चीज़ हम वे करते हैं, मतलब तुम मान लिया तुम लेके आए हो सेब लेके आए हो, ठीक है। सो इसके एक साइड हम रखते हैं क्या, वेट। मान लिया 1 किलो सेब चाहिए तो यहाँ पे हमने 1 किलो का 1 kg का क्या रखा, वेट रखा। और दूसरी तरफ जो है हम क्या रखते हैं, एप्पल्स रखते हैं, ठीक है। सो ये बैलेंस कब होगा, जब यहाँ पे भी जो वेट है 1 kg अगर हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन है दैट इज़ हमारा जो वेइंग मशीन है वो क्या कर देगी, क्या ये क्या है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तभी तो बैलेंस हो जाएगा ना हमारा दोनों साइड, जब दोनों तरफ क्या हो, अगर हम एक तरफ 1 kg वेट रखा है तो दूसरी तरफ भी अगर 1 kg वेट अगर हो जाता है तो जो हमारा सिस्टम है वो बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह जो केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको भी बैलेंस किया जाता है, बिकॉज हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, किसी को है रिकैप कर सकता है कोई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेटेड दैट इट अकॉर्डिंग टू विच मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इसीलिए जो है हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। भाई जितना मास रिएक्टेंट्स का रिएक्ट कर रहा था उतना ही मास जो है प्रोडक्ट का बनना चाहिए ना। मान लिया 10 ग्राम कार्बन लिया, कार्बन कोई भी यूनिट मान के चले, वैसे ग्राम्स में नहीं होता, जो केमिकल इक्वेशंस है वो नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करते हैं, राइट। हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था ना इन क्लास में, राइट। सो क्या था, 1 मोल क्या था, 1 मोल वॉज इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इट वाज द मोल कंसेप्ट कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2.303 10⁻23। सो मान लिया हमने 10 ग्राम कोई भी रिएक्टेंट लिए,
सो 10 ग्राम्स ही जो है प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे, उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर्म। सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मास जो है उतना ही रहेगा प्रोडक्ट्स का भी, सिर्फ फॉर्म चेंज होगी। सो इसीलिए जो है हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नाउ हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे दोनों तरफ जो रिएक्टेंट्स का मास है और प्रोडक्ट का मास अगर बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो हमारी रिएक्शन क्या होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, दैट इज़ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन ली थी एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो बैलेंसिंग हम बेसिकली कैसे करते हैं, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। देखो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और राइट साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर कितना है, कितने मैग्नीशियम एटम, 1। राइट साइड में मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं, 1 मैग्नीशियम इज़ देयर। लेफ्ट साइड में दैट इज़ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, O2 दैट इज़ 2। लेकिन राइट साइड में दैट इज प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1। मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड नहीं है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर 2 हो गया, ऑक्सीजन का नंबर भी 2 हो गया। अगर कोई भी नंबर अगर किसी मॉलिक्यूल के आगे मल्टीप्लाइड है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये हमारा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इसके आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 2 नंबर इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों एटम्स जो हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, उनका नंबर हमने ट्वाइस किया है, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी रेशो जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो सेम रहती है। दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। तो उस मॉलिक्यूल की रेशो जो है वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उस मॉलिक्यूल का नंबर तो हम बढ़ा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मैग्नीशियम एटम हो गए और 2 ही क्या हो गए यहाँ पे, ऑक्सीजन के एटम। लेफ्ट साइड में देखो ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पे भी 2 हो गए, राइट साइड में भी। दैट इज़ प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के एटम 2 हैं और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन के एटम 2 हैं। तो ऑक्सीजन इज़ बैलेंस्ड हेयर। लेकिन मैग्नीशियम की बात करें तो राइट साइड में 2 मैग्नीशियम एटम हो गए 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, रिएक्टेंट साइड में 1 ही मैग्नीशियम है। अगर यहाँ पे भी अगर हम 2 मैग्नीशियम के एटम्स लें तो क्या हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई, बैलेंस हो गई। कैसे, कैलकुलेटिंग द नंबर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो कैसे चेक करेंगे कि हमारी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख दो एलिमेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के एलिमेंट्स लिखने वाले हैं ना हम यहाँ पर। सो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, और राइट साइड में भी क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है। तो 2 ही रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका नंबर चेक करो कितने हैं, मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2। राइट साइड में मैग्नीशियम के एटम 2 हैं और ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 2। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लेकिन पहले जो है ये बैलेंस्ड नहीं थी। क्या था यहाँ पे, मैग्नीशियम ऐसे लिखा हुआ था। तो अब नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना दोनों साइड। लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम वॉज 1, राइट साइड में मैग्नीशियम एटम 1 ही था, सो दैट इज़ 1। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, O2 है, दैट इज़ 2 ऑक्सीजन के एटम है। 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है लेकिन एटम क्या है, कितने हैं यहाँ पे, 2। राइट साइड में ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1। सो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो ये मैग्नीशियम भी जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया।
ठीक है, ये मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर अनबैलेंस हो गया, इसीलिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों का नंबर जो है एटम्स का क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो दिस इज़ अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट, सो बैलेंसिंग के अंदर क्या करना है, सिर्फ हमें नंबर ऑफ एटम्स, नॉट द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, दैट इज़ द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड, उनको हमें क्या करना है, इक्वल करना है, देन दैट इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट, it can be explained by the using some of more examples. Let's see now the steps for the balancing of a chemical equation. तो वही स्टेप्स हैं जो हमने अभी किए थे। क्या है, पहले तो हम जो अगर इक्वेशन हमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है, जैसे कि इनिशियली हमने कार्बन और ऑक्सीजन के लिए लिखी थी, कोल के लिए लिखी थी, कोयले की बर्निंग के लिए, तो अगर हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वर्ड फॉर्म में उसे लिखेंगे। ठीक है, फिर वर्ड फॉर्म को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, नाउ सिंबॉलिक फॉर्म हैज़ टू बी बैलेंस्ड। जो बैलेंसिंग होती है वो सिंबॉलिक फॉर्म की होती है, ना कि वर्ड फॉर्म की। राइट, सो सिंबॉलिक फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। सो हमारी इक्वेशन जो है फाइनली किसके अंदर होनी चाहिए, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अगर सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर गिवन है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड में भी, दैट इज़ रिएक्टेंट साइड में भी, और प्रोडक्ट साइड में भी जो है हम नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करेंगे या फिर काउंट करेंगे। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी ऑलरेडी जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अगर अनइक्वल हैं, दैट इज़ दोनों तरफ जो एटम के नंबर्स हैं वो सेम नहीं हैं, तो क्या करेंगे, हम किसी सूटेबल नंबर से जो एटम जो है अनबैलेंस है, एक तरफ जिसका नंबर ज़्यादा है या फिर एक तरफ जिसका नंबर कम है, उस एटम को क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर नंबर से, सूटेबल नंबर से अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो फाइनली हम चेक करेंगे कि अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है, दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हैं देन आवर केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड नाउ। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो हमने कुछ जो चीज़ें हैं वो मिसिंग की हैं, तो उनको फर्दर हम चेक करेंगे और फिर से उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो एंड में चेक ज़रूर करना है कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हुई या नहीं। राइट, सो फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ द मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो पेपर में ज़रूर आता है, अब की बार भी आया था। ठीक है, सो इस चैप्टर में बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से चैप्टर जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट है कि एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो बेसिकली इसकी प्रैक्टिस जो है वही इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप इस लेक्चर में जो भी मैंने बेसिक्स जो हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताए हैं आपको क्लियर होगा। थैंक यू।